अध्याय 616 नश्वर क्षेत्र। डुयान्याओ अविश्वास में था। क्या नश्वर क्षेत्र के सभी लोग इतने शक्तिशाली हैं? बिल्कुल नहीं, मैं बस भाग्यशाली था। चेन जियांग हंसे। तो फिर आप यहाँ क्यों नहीं रहते? यह अल्केमिस्ट की पवित्र भूमि है। अपनी प्रतिभा से आप निश्चित रूप से यहाँ की शक्तियों का ध्यान आकर्षित करेंगे और मैं आपको डू परिवार से मिलवा सकूंगा। हैरान होकर पूछा, मेरी पत्नी, मेरे दोस्त सभी नश्वर लोक में हैं। 3 लोगों के बीच महान युद्ध जल्द ही होने वाला है। मैं उनके साथ लड़ना चाहता हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मैं किसी भी शक्ति से संबद्ध होना नहीं चाहता हूँ जब तक कि मैं वह नहीं हूँ जिसने मेरी स्थापना की है, अपना संप्रदाय। चेन जियांग ने गंभीरता से कहा। ये सुनकर कि चेन जियांग भविष्य में पवित्र दान क्षेत्र छोड़ रहा है, डुयान्याओ को अचानक बहुत दुख हुआ। वह बेहद उदास थी। क्या आप भविष्य में भी पवित्र दान क्षेत्र में आएंगे? हाँ, लेकिन भविष्य में इसमें काफी समय लग सकता है। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। उसने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था। जब वह दोबारा पवित्र दान क्षेत्र में आया तो उसके पास मौजूद शक्ति को निश्चित रूप से किसी अन्य शक्ति से खतरा नहीं होगा। डुयान्याओ को स्वाभाविक रूप से पता था कि नश्वर क्षेत्र से किसी के लिए पवित्र दान क्षेत्र में आना बेहद मुश्किल होगा। उसने धीमी आवाज में पूछा, चेन जियांग, जब तुम वापस जाओगे तो क्या तुम मुझे भी ले आओगे? डुयान्याओ की उदास अभिव्यक्ति को देखकर चेन जियांग ने हल्की सी आह भरी। यान्याओ, यदि आप नश्वर क्षेत्र में जाते हैं तो आप केवल बर्बाद हो जाएंगे। आपके लिए यहाँ रहना बेहतर होगा, खासकर जब निर्वाण डूम से निपटने की बात आती है। डुयान्याओ ने सिर हिलाया। उसके दादाजी ने भी उसे इस तरह की बात बताई थी, क्योंकि उस समय उसे पता चल जाता था कि जिससे वह प्यार करती थी वह निर्वाण प्रलय के प्रभाव में राख में बदल गया है। और पवित्र डैन दायरे में डुयान्याओ के साथ अपने दादा, जो एक डैन इमोर्टल थे, के संरक्षण में उनके लिए निर्वाण डूम को पार करना बहुत आसान होगा। क्या आप मुझसे वादा कर सकते हैं कि आप भविष्य में मुझे ढूंढने के लिए निश्चित रूप से सेक्रेट डैन दायरे में आएंगे? डुयान्याओ ने धीरे से पूछा। मैं जरूर आऊँगा। आपको भी मुझसे वादा करना होगा। जब समय आएगा तो आपको यही मेरा इंतजार करना होगा। चेन जियांग हंसे। डुयान्याओ ने एक सुंदर और मनमोहक मीठी मुस्कान बिखेरी और सिर हिलाकर कहा, निश्चित रूप से। पवित्र दान बैठक कैसे शुरू हुई? चेन जियांग ने पूछा। वह केवल इस बात पर आश्चर्य कर रहा था कि जब वह लौटा तो डुहाई को थोड़ी सी भी जानकारी क्यों नहीं मिली। नीलामी का पहला दिन नीलामी से शुरू होता है, लेकिन क्योंकि अभी यह एक विशेष अवधि है, सभी शक्तिशाली प्राचीन वस्तुएं जाएंगी और उन स्थानिक दरारों को अवरुद्ध कर देंगी, इसलिए वे भाग नहीं लेंगे। इस तरह नीलामी में कोई भयंकर लड़ाई नहीं होगी और निश्चित रूप से कोई उच्च स्तरीय औषधीय सामग्री भी नहीं होगी। चेन जियांग की आंखें चमक उठीं। सेक्रेट डैन मीटिंग कई किमियागरों का जमावड़ा था। हालांकि इसमें कई मजबूत पुराने साथी भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन सेक्रेट डैन दायरे संसाधनों में समृद्ध था। उस समय नीलामी में निश्चित रूप से कई उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियां होंगी। नीलामी के बाद एक व्यापार मेला होगा। ऐसे कई किमियागर होंगे जो निजी तौर पर गोलियों या अन्य वस्तुओं का व्यापार करेंगे और अंत में गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक प्रतियोगिता होगी। एक बार प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद पवित्र दान बैठक में प्रतियोगिता की समाप्ति की घोषणा की जाएगी। डुयान्याओ ने धैर्यपूर्वक कहा, ये जानते हुए कि चेन जियांग इस दुनिया से नहीं थे। चेन जियांग ने कहा, यान्याओ, क्या आप मुझ पर एक उपकार कर सकते हैं? भले ही मैं यह नहीं कर सकता, फिर भी मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करने का कोई तरीका सोचूंगा। डुयान्याओ ने तुरंत उत्तर दिया। वह वास्तव में चेन जियांग को धन्यवाद देना चाहती थी। मेरे पास कुछ जेन्युआन दान है। मैं जेन्युआन दान को स्पार में बदलना चाहता हूँ। मैं नीलामी में भाग लेना चाहता हूँ। इस पवित्र दान क्षेत्र में बहुत सारे संसाधन हैं। मैं कुछ दुर्लभ स्पिरिट दवाएं खरीदना चाहता हूँ। चेन जियांग ने कहा, तुम्हारे हाथ से कितने जेन्युआन डैन छूटने वाले हैं? डुयान्याओ पवित्र डैन सिटी के सिटी लॉर्ड थे और एक किमियागर भी थे। वहाँ बहुत सारे संसाधन उपलब्ध थे और उसके लिए अपने दादा डुहाई के रिश्ते का उपयोग करना और भी आसान था। ये संभवतः 1 अरब से अधिक स्पार में बिक सकता है। चेन जियांग ने कहा, 1 अरब स्पार से अधिक? ये करना बहुत आसान है, इसे मुझ पर छोड़ दो। डुयान्याओ ने हंसते हुए कहा, यदि यह पर्याप्त नहीं है तो मैं इसे आपको दे सकता हूँ। इसे वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का है स्पिरिट मेडिसिन की आपको आवश्यकता है? चेन जियांग ने कुछ स्टोरेज बैग निकाले और उन्हें डुयान्याओ को सौंप दिया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, आप इन्हें स्पार में बदलने में मेरी मदद करना चाहते हैं। जब आपको इसकी आवश्यकता होगी तो मैं इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं इसे आपको उधार नहीं दूंगा। कुछ नहीं। डुयान्याओ ने चेन जियांग के हाथों से स्टोरेज बैग ले लिया और तुरंत सिटी लॉर्ड्स मैंशन छोड़ दिया। सु मियाओ ने कहा, यदि कोई पुराना साथी भाग नहीं ले रहा होता तो निश्चित रूप से कई दुर्लभ और महंगी औषधीय सामग्रियां नहीं होती। यदि नीलामी में कोई पुराना साथी भाग ले रहा होता, भले ही डुयान्याओ ने आपको स्पार उधार दिया हो, आप नहीं होंगे उन पुराने साथियों को हराने में सक्षम। अभी मुझे बस कुछ अर्थ ग्रेड लो रैंक डैन इकट्ठा करने की जरूरत है।
पवित्र दान क्षेत्र में नश्वर क्षेत्र की तुलना में इसे खोजना अधिक कठिन नहीं होना चाहिए, है ना? गुप्त तहखाने में सू मियाओ बैंगनी रंग की पोशाक पहनकर अपने कपड़े पहन रही थी। उसने अपनी मंत्रमुग्ध आंखों से चेन जियांग को देखा। चेन जियांग के दृढ़ और सुंदर चेहरे को धीरे से सहलाया। उसे एहसास हुआ कि वह पहले से ही इस छोटे आदमी से इतना प्यार करती थी कि उसे उसके मरने का डर था। जब से उसे सू मियाओ से प्यार हो गया था, हर बार जब चेन जियांग उसे देखता था तो वह उसके साथ एक भयंकर चुंबन करने से खुद को नहीं रोक पाता था, जिससे वे दोनों बेहद उत्साहित हो जाते थे। हालांकि उन्होंने आगे कुछ नहीं किया, फिर भी वे दोनों बहुत संतुष्ट थे। बहन मियाओ, मैं निश्चित रूप से तुम लोगों को अपनी क्षमताओं के चरम पर पहुंचने दूंगा और अपने दुश्मनों को मार डालूंगा। चेन जियांग ने अस्त व्यस्त सू मियाओ को गले लगाया और दृढ़ता के साथ बात करते हुए उसके काले बालों को सहलाया। हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं और उनमें से कई अमर और दानव दोनों लोगों के महान व्यक्ति हैं। सू मियाओ ने हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है, छोटे बदमाश, और मैं जल्द से जल्द अपनी ताकत वापस पाना चाहती हूँ। उस समय मैं वास्तव में तुम्हारी औरत बन सकती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, उसने चेन जियांग के थोड़े मजबूत क्रॉच को थपथपाया और हंसी, जिससे चेन जियांग का दिल पसीज गया। उसने तुरंत उसके आकर्षक शरीर को अपने शरीर के नीचे दबाया, जिसमें उसके आकर्षक चेरी होंठ थे, और एक बार फिर उसे जमकर चूमा। चेन जियांग और सू मियाओ पूरी भावना से चुंबन कर रहे थे। तभी लॉन्ग जुएई ने अचानक कहा, तुम्हारा भावी ससुर यहाँ है। ये डू यान्याओ के पिता डू कांगशेंग ससुर थे, जिनके बारे में लॉन्ग जुएई बात कर रही थी। वह वहाँ ऊपर है। इसने सू मियाओ को इतना डरा दिया कि वह उत्सुकता से भंडारण रिंग में वापस चली गई, और चेन जियांग ने जल्दी से बिस्तर को साफ किया और सू मियाओ द्वारा छोड़ी गई सुगंध को बिखेर दिया और जल्दी से गुप्त भूमिगत कमरे से बाहर निकल गई। चेन जियांग भूमिगत पत्थर के कमरे से बाहर चला गया और देखा कि डू कांगशेंग हॉल के बीच में बैठा है और डू यान्याओ उसके बगल में चाय डाल रहा है। चेन जियांग को बाहर आते देखकर डू कांगशेंग खड़े हो गए और मुस्कुराए। मैंने आपके बारे में यान्याओ से सुना, यहाँ 1.5 बिलियन स्पार हैं। चेन जियांग ने उस स्टोरेज बैग को ले लिया जो उसे फेंक दिया गया था। उनके जेन्युआन डैंग की कीमत अधिकतम 1 से 200 से 3 बिलियन स्पार थी। एक नज़र से वह बता सकता था कि डू कांगशेंग एक अमर व्यक्ति था जिसने निर्वाण चरण को पार कर लिया था। इस तरह का स्पार उनकी नज़र में कुछ भी नहीं था। चेन जियांग तुरंत झुके और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि यह लड़का जरा सी बात से ही सीनियर को चिंतित कर देगा। जिस क्षण मैंने सुना कि तुमने जी डोंगहाओ को मार डाला, मैं तुरंत आ गया। डू कांगशेंग जोर से हंसे। जी डोंगहाओ, वह छोटा हरामी सारा दिन यान्याओ को परेशान कर रहा है। मैं उसे बहुत पहले ही मारना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसका दादा बहुत शक्तिशाली है। लेकिन अब भले ही आप इस लड़के को मार दें, उसके दादा ऐसा करेंगे कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। अन्य विशेषज्ञ वर्तमान में स्थानिक दरार को सील करने जा रहे थे, लेकिन ये डू कांगशेंग हर 2 या 3 दिन में यहाँ दिखाई देता था, बहुत इत्मीनान से। चिंता मत करो। जी डोंगहाओ को मारने के बाद अगर सेक्रेट डांस स्कूल तुम्हारे साथ परेशानी उठाने की हिम्मत करता है, तो मेरा डू परिवार निश्चित रूप से इसकी देखभाल करने में तुम्हारी मदद करेगा। डू कांगशेंग ने चेन जियांग के कंधे को थपथपाया। चेन जियांग हंसे, धन्यवाद। डू कांगशेंग ने हंसते हुए कहा, अभी आप इतने सारे स्पार पाने की जल्दी में हैं। क्या आप नीलामी में शामिल होना चाहते हैं? हालांकि मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इसके बारे में न सोचें। आपका तो जिक्र ही नहीं, समय आने पर शायद मैं भी भाग न ले सकूं। उन पुराने लोगों ने इस रैंकिंग बैठक में भाग लेने के लिए इसे पहले ही पूरा कर लिया है और स्तर 1 से 18 तक के सभी रिक्त स्थान को अवरुद्ध कर दिया है। क्या? चेन जियांग और डू यान्याओ घबराकर चिल्लाए। डू कांगशेंग ने जिन पुराने लोगों के बारे में बात की, वे स्वाभाविक रूप से वे साथी थे जो पवित्र दान क्षेत्र के शीर्ष पर खड़े थे। उनके जैसे लोग जो निर्वाण चरण के भी नहीं थे, इस नीलामी में जीवित रहने के बारे में भूल सकते थे। इतने हताश मत होइए। भले ही ये पुराने साथी वहां नहीं होते, फिर भी आप लोगों के लिए अमर ग्रेड या स्वर्ग स्तर की आध्यात्मिक दवाएं प्राप्त करना मुश्किल होता। नीलामी का संचालन सेक्रेट डांस स्कूल द्वारा किया जा रहा है और मुझे पता चला है कि उस समय कुछ निचले स्तर की औषधीय सामग्री और अन्य चीज़ों की नीलामी की जाएगी। डू कांगशेंग ने हंसते हुए कहा, बेशक, अगर वे पुराने साथी उन चीज़ों को पसंद करते हैं। हे पिताजी, क्या दादाजी की कोई खबर है? डू यान्याओ ने चिंता से भरे चेहरे के साथ पूछा। डू कांगशेंग, जिसका चेहरा मूल रूप से मुस्कुराहट से भरा था, तुरंत काला पड़ गया। उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। नहीं, लेकिन चिंता मत करो। यद्यपि आपके दादाजी की ताकत पवित्र दान क्षेत्र में सबसे मजबूत नहीं है, लेकिन उनकी क्षमताएं छोटी नहीं हैं। भले ही आपके दादा डू परिवार में नहीं थे, कोई भी हमें छूने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र दान बैठक समाप्त होने के बाद कोई आएगा और सिटी लॉर्ड में आपका पद संभालेगा, और फिर आप अपना इनाम प्राप्त करने के लिए कबीले में लौट सकते हैं। आपको अपने परिवार के लिए कुछ कामों की देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है, और यह आपको शांति से गोलियां विकसित करने और परिष्कृत करने की अनुमति देगा।
डू कांगशेंग चला गया, लेकिन चेन जियांग को बेहद संदेह था, क्योंकि डू हाईडू परिवार में वापस नहीं आया था, अन्यथा डू कांगशेंग को निश्चित रूप से पता चल गया होता। चूंकि डू हाई ने अपने बेटे और पोती को अपनी वापसी के बारे में नहीं बताया, इसलिए चेन जियांग ने भी इसका उल्लेख नहीं किया। वह जानता था कि डू हाई के ऐसा करने के पीछे शायद अन्य इरादे थे। यान्याओ, नीलामी में किस तरह की कीमती चीजें आएंगी? चेन जियांग ने पूछा। अगर वह अपनी आंखों के सामने किसी और को बेहद कीमती स्पिरिट दवा खरीदने देता तो उसके दिल को ठेस पहुंचती। पिछली नीलामी में 3 उच्च श्रेणी के इमोर्टल ग्रेड के औषधीय तत्व सामने आए थे। आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार की चीजें आमतौर पर बेची नहीं जाती हैं। इनका उपयोग केवल वे लोग करते थे जो अपने स्वयं के संप्रदाय स्थापित करने की जल्दी में थे और इनका उपयोग बड़ी मात्रा में धन के बदले में करते थे। डू यान्याओ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वह मूल रूप से नीलामी के माध्यम से कुछ औषधीय सामग्री खरीदना चाहती थी जिनकी उसे आवश्यकता थी। अब चूंकि वे बूढ़े लोग आज़ाद थे और नीलामी में भाग लेने के लिए अपने गौरवान्वित शिष्यों या पोते पोतियों को लाए थे, तो उनके लिए कोई भी अच्छी चीज़ छीनना मुश्किल था। वे पुराने साथी कई वर्षों से पवित्र दान क्षेत्र में थे, अनगिनत खजानों को नियंत्रित कर रहे थे, अपनी चालें असाधारण रूप से कर रहे थे। चेन जियांग को लगा कि यह अफसोस की बात है कि वे सभी उच्च श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियां उसके हाथों में थीं, क्योंकि वह बड़ी मात्रा में उनकी नकल करने में सक्षम होगा। दूसरों के हाथों में गोलियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया के दौरान वे राख में भी बदल सकते हैं। चेन जियांग, तुम्हें कौन सी सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता है? डू यान्याओ ने चेन जियांग का उदास चेहरा देखा और पूछा। मुझे वह सब कुछ चाहिए जो अच्छा हो, लेकिन अभी मैं अर्थ ग्रेड लो रैंक डैन की दवा का एक सेट चाहता हूं जिसका आमतौर पर अधिक उपयोग किया जाता है। यदि चेन जियांग अर्थ ग्रेड लो रैंक डैन को परिष्कृत करने पर बेहतर पकड़ बनाना चाहते थे तो उन्हें 3 प्रकार की सामान्य गोलियों को परिष्कृत करना था, लेकिन इस समय उनके पास केवल 2 ही थीं। डू यान्याओ ने कहा, मैं 9 शमन बॉडी डैन पाने में आपकी मदद कर सकता हूं। यह मेरे पास है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। दीर्घायु दान कहाँ है? डू यान्याओ ने पूछना जारी रखा। मेरे पास भी एक है। चेन जियांग ने आह भरी। डू यान्याओ थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। यदि वह इन औषधीय सामग्रियों को प्राप्त करना चाहती है तो उसे अपने कबीले और अपने पिता के माध्यम से जाना होगा। हालांकि मॉर्टल रियलम के एक व्यक्ति चेन जियांग के पास ये सभी थे। परिवार में कुछ अलोकप्रिय गोलियां हैं, लेकिन उनका अक्सर उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यह आपके हाथों को निखारने के लिए पर्याप्त नहीं है। डू यान्याओ के चेहरे पर क्षमाप्रार्थी भाव था। मुझे क्षमा करें, मैं इस पहलू में आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, चेन जियांग ने कहा। पवित्र दान क्षेत्र में संसाधनों को समृद्ध माना जाता था। उच्च स्तर की गोलियों के लिए सभी प्रकार की सामग्रियां थीं जो आमतौर पर उपयोग की जाती थीं, और ये सभी नश्वर क्षेत्र में अल्पकालिक चीजें थीं। समय बीतता गया और पलक झपकते ही सदी में एक बार होने वाली पवित्र अमृत की नीलामी शुरू हो गई। पलक झपकते ही 100 साल पुरानी पवित्र अमृत की नीलामी शुरू हो गई और नीलामी का स्थान मार्शल क्षेत्र के पास एक विशाल पत्थर की इमारत में स्थित था। चेन जियांग को दूर से कई शानदार गाड़ियां दिखाई दी जो नीलामी स्थल के बाहर रुकी हुई थीं। हालांकि वे लोग शक्तिशाली थे, लेकिन उनके बधियों पर चढ़ने का कारण केवल अपना प्रतिष्ठित रुतबा दिखाना था और यह कोई साधारण बग्घी भी नहीं थी। वास्तव में अंदर जाने पर मुझे 10 बिलियन का खर्च आएगा। यदि तुम नहीं होती यान्याओ, मुझे डर है कि मुझे अस्वीकार कर दिया गया होता। जब चेन जियांग ने खबर सुनी तो वह बेहद आश्चर्यचकित हुआ। अगर मैं सिटी लॉर्ड नहीं होता और अगर मैं अपने पिता पर भरोसा नहीं करता तो मैं प्रवेश के लिए भी योग्य नहीं होता। पवित्र अमृत नीलामी मूल रूप से उन पुराने साथियों के लिए तैयार की गई थी। हम केवल अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए वहां आए हैं। डू यान्याओ की अभिव्यक्ति असहाय थी। चेन जियांग के पास अब लगभग 2 बिलियन स्पार थे, जिन्हें मॉर्टल दायरे में एक छोटा अमीर व्यक्ति माना जा सकता था, विशेष रूप से उसकी उम्र को देखते हुए। लेकिन पवित्र दान क्षेत्र में वह पवित्र अमृत नीलामी घर में प्रवेश करने के योग्य नहीं था। रोआर, डू यान्याओ और चेन जियांग ने अचानक एक क्रोधित जानवर की दहाड़ सुनी, जिसके बाद गर्म हवा का झोंका आया, जमीन थोड़ी कांप उठी और उन्होंने तुरंत दहाड़ की दिशा की ओर देखा। ये दूसरी गली से आ रहा था। आवाज आने के कुछ ही समय बाद सभी ने एक विशाल नीले शेर को दौड़ते हुए देखा। इसके पूरे शरीर पर नीली लपटें थीं, जिससे ये बहुत शक्तिशाली और भयावह लग रहा था। फ्यूरी फ्लेम लान के साथ क्या हो रहा है? चेन जियांग ने सदमे में कहा। इस नीले लौ वाले शेर के ऊपर कोई बैठा था। इस प्रकार का फ्यूरी फ्लेम लान आमतौर पर 9वीं रैंक वाला स्पिरिट बीस्ट होगा, लेकिन वे सभी लाल लपटें थीं। इस फ्यूरी फ्लेम लान के पास एक अग्नि आत्मा है। यह एक नीली अग्नि आत्मा होनी चाहिए। डू यान्याओ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। वह उत्सुकता से आगे की ओर उड़ गया और फ्यूरी फ्लेम लान पत्थर की सड़क पर पैरों के निशान छोड़ते हुए दूर से दौड़ता हुआ आया। एक नज़र में उनके पैरों के नीचे की जमीन पर गड्ढे बन गए, जिससे जमीन फट गई और नीली लपटें जलने लगीं। ऐसा करना मूल रूप से पवित्र दान शहर के कानूनों को उनकी नज़रों में डालना नहीं था।
एक सिटी लॉर्ड के रूप में डू यान्याओ स्पष्ट रूप से वहां बैठकर नहीं देख सकते थे। इसके अलावा ये व्यक्ति केवल उसकी गरिमा को भड़का रहा था। ओह, आप सीक्रेट डैन सिटी की डू यान्याओ हैं। ये वास्तव में वैसा ही है जैसा कि अफवाहें कहती हैं। वह एक प्रतिष्ठित सुंदरता है। इस तरह की महिला वह है जिसे मैं सबसे ज्यादा जीतना चाहता हूँ। फ्यूरी फ्लेम पर सवार आदमी शेर ने हंसते हुए कहा। उनके शब्द तुच्छ थे, जिससे डू यान्याओ क्रोधित हो गए। चेन जियांग को चिंता थी कि डू यान्याओ को इस अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्थापित किया जाएगा। वह उत्सुकता से आगे बढ़ा और डू यान्याओ के पीछे खड़ा हो गया। नीले फ्यूरी फ्लेम शेर पर सवार वह आदमी बेहद खूबसूरत था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, उसकी त्वचा जैड की तरह सफ़ेद थी, उसकी बाहें सावधानी से काटी गई थीं और उसके होठों पर नमी की परत जमी हुई थी। उसका चेहरा अत्यंत राक्षसी था। यदि वह सज रहा था तो वह निश्चित रूप से खुद को एक अद्वितीय सुंदरता के रूप में प्रदर्शन कर सकता था। एक ऐसा आदमी जिससे महिलाएं भी ईर्ष्या करती थीं। जल्द ही उसने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। नीलामी स्थल के प्रवेश द्वार पर प्रसिद्ध संप्रदायों के कई शिष्य, विशेषकर कुछ महिलाएं मौजूद थीं। जब उन्होंने इस आदमी को देखा तो उनकी आंखें चमकने से खुद को नहीं रोक सकीं और विशेष शौक वाले कुछ पुरुष भी गुप्त रूप से उत्साहित हो गए। लेकिन डू यान्याओ उस चेहरे से भ्रमित नहीं थे। मैं अभी भी पवित्र डैन शहर का सिटी लॉर्ड हूँ। क्या आप पवित्र डैन सिटी के नियमों को नहीं जानते? आप शहर के चारों ओर इस खतरनाक चीज की सवारी करते हैं और पूरी सड़क को नष्ट कर देते हैं। डू यान्याओ ने ठंडे स्वर में कहा। बेशक मैं जानता हूं कि यह गलत है, लेकिन मुझे अभी भी यह करना होगा। तुम मेरा क्या कर सकते हो? वह आदमी हल्के से हंसा। उसकी मुस्कान बेहद मनमोहक थी, लेकिन जब चेन जियांग ने उसे देखा तो उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। इस साले को इतनी जमकर पिटाई करनी चाहिए कि इसकी माँ भी इसे पहचान ना पाए। लॉन्ग जुएई भी बहुत दुखी थी। डू यान्याओ ने गुस्से में कहा, चूंकि यह मामला है, आपको बस आज्ञाकारी रूप से कालकोठरी में रहना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक उसके हाथ में एक लंबा चाबुक आया और उसने उसे उस आदमी की ओर मारा। उसी समय नीली फ्यूरी फ्लेम लान जैसी हथिनी ने स्वर्ग हिला देने वाली दहाड़ छोड़ी, अपना मुंह खोला और डू यान्याओ पर नीली लौ उगल दी। हम्फ! डू यान्याओ ने ठंडे ढंग से खर्राटे लिए। उसने अपना हाथ लहराया और उसकी जैड हथेली से बैंगनी लौ की एक गेंद निकली, जो नीली लौ की ओर बढ़ी। जैसे कि उसने सारी नीली लौ निगल ली हो, वह उसके मुंह में घुस गई और यहाँ तक कि एक विस्फोट भी हुआ, जिससे फ्यूरी फ्लेम लान का मुंह खून से भर गया और उसके चाकू जैसे दांत टूट गए। डू यान्याओ के पास बैंगनी अग्नि आत्मा थी और उसके पास कई शक्तिशाली अग्नि शिराएं थीं। आग की लपटें भयानक थीं और जैसे ही वह उस पर भड़का, आसपास के क्षेत्र का तापमान तेजी से बढ़ गया। फ्यूरी फ्लेम लान की वजह से वह आदमी नीचे कूद गया, लेकिन डू यान्याओ के चाबुक की आंखें लग रही थीं। ये और भी लंबा हो जाएगा, जो किनारे पर तैर रहे आदमी को सटीक रूप से मार देगा। महिला, तुम्हें बिस्तर पर ठीक से लेटने और एक आदमी की सेवा करने में सक्षम होना चाहिए। उस आदमी ने व्यंग्य किया। उसका हाथ बिजली की तरह तेजी से चला, जिससे उस चाबुक को चीर दिया जो डू यान्याओ ने उस पर मारा था। ठीक वैसे ही उस आदमी ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया, जिससे आसानी से डू यान्याओ के हमले को रोक दिया गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि डू यान्याओ के हाथ में पड़ा चाबुक अचानक राख में बदल गया था। ये स्पष्ट था कि इसे जला दिया गया था, लेकिन किसी को इनेट क्यूई की कोई गर्मी या आग महसूस नहीं हुई। जब डू यान्याओ ने देखा कि उसका चाबुक तुरंत जलकर राख हो गया, तो उसका चेहरा बहुत बदल गया। उसका चाबुक एक अच्छा हथियार था। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे इतनी आसानी से जलाकर राख कर दिया जाए। वह उत्सुकता से कुछ कदम पीछे हट गई। आपने वास्तव में मेरे हथियार को नष्ट कर दिया। आप पवित्र दान शहर के नियमों को भड़का रहे हैं। डू यान्याओ चिल्लाए। उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी। ये स्पष्ट था कि वह उसे जाने नहीं देगी। आदमी मुस्कुराया। नियम? यदि आप में ताकत है तो आप नियम बदल सकते हैं। यदि आप मुझे नहीं हरा सकते तो मैं महिलाओं को नहीं मारूंगा, लेकिन मैं पुरुषों को मारता हूँ, खासकर उन लोगों को जिनकी पत्नी खूबसूरत होती है। मुझे सबसे ज्यादा नष्ट करना पसंद है। वह आदमी चेन जियांग की ओर देखते हुए बुरी तरह हंसा। उसके हाथ की एक लहर के साथ एक चिलचिलाती ऊर्जा जिसने लोगों को डर का एहसास कराया, अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी ने देखा कि धुंध का एक गोला अचानक डू यान्याओ की ओर उड़ रहा है। सदमे के एक क्षण में डू यान्याओ तुरंत चकमा देकर किनारे हो गया। वह तीर जैसी धुंध जिसमें एक अजीब और शक्तिशाली झुलसा देने वाली ऊर्जा थी, अभी भी उसकी ओर उड़ रही थी और वास्तव में चेन जियांग पर हमला कर रही थी। चेन जियांग पूरे समय देख रहा था और सतर्क भी था। जब उसने उस आदमी की बातें सुनी तो वह पहले से ही तैयार था। उसकी हथेली बाघ की खाल के दस्तानों में लिपटी हुई थी, जो कि वध करने वाले देवता का हाथ था, और उसकी त्वचा के अंदर गहरे हीरे का कवच था, जब तक कि वह इस तरह की अजीब शक्ति से डरता नहीं था। यह अवर्णनीय गर्मी थी। स्वर्ग की अग्नि आत्मा में विलीन होने के बाद बहुत कम लपटें थीं जो पृथ्वी के नीचे से बाहर आने के बाद उसे खतरा पैदा कर सकती थीं, लेकिन इस तरह की भयानक गर्मी एक तरह की अजीब लौ थी।
यदि वह इतने समय तक तैयार नहीं होता तो संभवतः वह इस ज्वाला से घायल हो जाता। डुयान्याओ मेरी है, यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है तो आज्ञाकारी रूप से उसे मुझे दे दें। यदि वह आपके हाथों में है तो आप उसे बर्बाद कर देंगे। उस आदमी ने उदासीनता से कहा, लेकिन उसकी आंखों में अतुलनीय आश्चर्य प्रकट हुआ, क्योंकि चेन जियांग आसानी से उसकी तरह की अजीब लॉ को ग्रहण कर सकता था। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें आज नीचे ले जाऊंगा। डुयान्याओ गुस्से में थी, उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग की लपटें छोड़ रहा था, उसके बाल हवा में नाच रहे थे, क्योंकि वह आदमी वास्तव में चेन जियांग को मारना चाहता था। चेन जियांग उसके दिल में कितना महत्वपूर्ण था। लगता है मुझे अपना परिचय देना होगा। मैं केओटिक माउंटेन से लिन यूशी हूँ। आज मैं बस आना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि यह पवित्र अमृत नीलामी कैसी चल रही है। उस शख्स की बात से हर कोई हैरान रह गया। ये वास्तव में अराजक पर्वत का कोई व्यक्ति था, क्योंकि पवित्र दान क्षेत्र की सभी शक्तियां उससे बेहद सावधान थीं। हालांकि डुयान्याओ हैरान थी, लेकिन उसने ज्यादा परवाह नहीं की। चाहे वह अराजक पर्वत ही क्यों न हो, यदि तुम मुझे उकसाओगे तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसे एक चिल्लाहट सुनाई दी, यान्याओ रुको। जो चिल्लाया था वह वास्तव में डुयान्याओ के पिता डू कांगशेंग थे। डुयान्याओ की त्योरियां चढ़ गईं, उसका चेहरा गुस्से से भर गया, उसका नाजुक शरीर गुस्से से कांपने लगा, लेकिन वह अपनी जगह पर रुक गई। हालांकि डुयान्याओ रुक गया, फिर भी चेन जियांग ने एक तीर की तरह आगे की ओर तीर चलाया। उसकी गति अद्वितीय थी, जिसने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। हालांकि वह जानता था कि लोग हमला कर रहे थे, लेकिन उसके पास उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। बूम! अगले ही पल में चेन जियांग ने अपनी ड्रैगन पावर को सक्रिय कर दिया, और एक हेवन ब्लास्टिंग पाम बिजली के बोल्ट की तरह था, जो सीधे लिन यूशी के पेट पर हमला कर रहा था, जिससे लिन यूशी के शरीर से एक बेहद शक्तिशाली शॉकवेव निकली और जमीन पत्थर की टाइलों को छेद दिया। मकड़ी के जाले की तरह चारों ओर दरारें और दरारें पड़ गईं। चेन जियांग ने अभी अपना हमला खत्म नहीं किया था। अभी अभी उस हथेली में एक सक्शन बल था जिसने लिन यूशी को उड़ने से रोका, और जैसे ही वह मुक्का मारने वाला था, एक असीमित दबाव ने उस पर हमला किया, जिससे वह जमीन पर लगभग घुटनों के बल बैठ गया। अप्रत्याशित रूप से ये डू कांगशेंग ही था जिसने उसे रोका। हर कोई रुकें, डू कांगशेंग ने गरिमामय स्वर में कहा। सिर्फ इसलिए कि लिन यूशी उसे पहले मारना चाहता था, चेन जियांग के पास उसके मरने तक हार न मानने के पर्याप्त कारण थे। वह लिन यूशी को अपनी ताकत दिखाने की अनुमति नहीं दे सकता था, चाहे वह कहीं से भी आया हो। जब तक वह अपने जीवन को रौंदना चाहता था, लिन यूशी को मरना ही था। तुम्हें मरना होगा। चेन जियांग के माथे से हरी नसें बाहर निकल आईं, उसका बायां हाथ अचानक एक सफेद रोशनी के साथ फूट पड़ा, उसकी क्रोधित दहाड़ पूरे पवित्र डैन शहर में गूंज गई। उसके शरीर से निकली इनेट क्यूई अनगिनत क्रोधित ड्रैगन की दहाड़ की तरह लग रही थी। ये बेहद भयानक थी। चेन जियांग एक ऐसा व्यक्ति था जो हार मानने को तैयार नहीं था। जितना अधिक दूसरे चाहते थे कि वह अपना सिर झुकाए, उतना ही वह निच्छुक था। हालांकि डू कांगशेंग ने उसे दबाने और उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक अतुलनीय मजबूत शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। इस समय उसकी ताकत पहले ही उसके शरीर की सीमा से कहीं अधिक हो चुकी थी। लॉन्ग जुएई की ताकत के साथ उसकी शारीरिक शक्ति और इनेट क्यूई की शक्ति एक साथ विलीन हो गई। उसकी ताकत विस्फोटक रूप से बढ़ गई, इतनी गति से कि डू कांगशेंग भी विश्वास नहीं कर सका। सबसे भयानक बात यह थी कि चेन जियांग के हाथ में अचानक हरी रोशनी वाला एक बड़ा ब्लेड आ गया। ब्लेड के शरीर को एक एजियो ड्रैगन के साथ उकेरा गया था। ये प्रतिष्ठित था, जैसे कि एक प्राचीन एजियो ड्रैगन ब्लेड के साथ विलीन हो गया था। चेन जियांग की शक्ति के उकसावे के बाद ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वर्ड ने एक गहरी ड्रैगन दहाड़ जारी की। चेन जियांग ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया और भयभीत लिन यूशी की ओर दिव्य ब्लेड लगाया। दो ड्रैगन की दहाड़ें अचानक फूट पड़ीं। एक चेन जियांग द्वारा दहाड़ा गया था और दूसरा ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वर्ड था। चेन जियांग के हाथों में ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वर्ड अचानक उड़ गए और गायब हो गए। एक हरी रोशनी चमकी और चेन जियांग के हाथ से छूटने के बाद वह एक छोटा हरा ड्रैगन बन गया, लेकिन उसने जो आभा छोड़ी वह बेहद भयानक थी। दैवीय ब्लेड से बने हरे ड्रैगन ने अपने नुकीले दांत निकाले और अपने पंजे लहराए, गुस्से से दहाड़ते हुए पहाड़ों और नदियों को निगल लिया। बिजली की तरह तेजी से ये लिन यूशी के शरीर को भेद गया, एक हरे रंग की रोशनी में बदल गया जो चेन जियांग के शरीर में लौट आया और गायब हुआ। लेकिन लिन यूशी की छाती पर एक कटोरे के आकार का एक बड़ा छेद दिखाई दिया था। आप लिन यूशी की मृत्यु नहीं हुई। उसने उत्सुकता से एक गोली निकाली और उसे खा लिया। उसकी छाती के छेद में तेजी से मांस और खून बढ़ने लगा और वह अपनी मूल स्थिति में आ गया। चेन जियांग का शरीर कांप रहा था, उसकी मुठ्ठियां भिंच गई थीं, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, वह अभी भी हमला करना चाहता था। यहां तक कि अमर डू कांगशेंग भी चेन जियांग के हमले से हैरान थे।
ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन जियांग ने जो ताकत प्रदर्शित की थी वह निश्चित रूप से चरम क्षेत्र से ऊपर थी, लेकिन चेन जियांग अभी भी चरम क्षेत्र का योद्धा था। पर्याप्त। डू कांगशेंग चेन जियांग के पक्ष में आए। लिन यूशी की मृत्यु नहीं हुई, जिससे उन्होंने राहत की सांस ली। सिर्फ इसलिए कि वह अराजक पर्वत से बाहर आया है, वह मुझे मार सकता है और मैं उसे नहीं मार सकता। चेन जियांग की आवाज़ ठंडी थी क्योंकि उसने लिन यूशी को भावहीन रूप से देखा। ये देखकर कि चेन जियांग खुद को मारना नहीं चाहता, हर कोई उसके लिए पसीना बहा रहा था। जब तक ये पवित्र दान क्षेत्र का कोई व्यक्ति था जिसने अराजक पर्वत 3 शब्द सुने, वे सभी उसे गड़गड़ाहट की तरह सुनते रहे। दूसरी ओर चेन जियांग पागल हो गया था, वह वास्तव में कैओटिक पर्वत के लोगों को मारना चाहता था। डू यान्याओ को भी चिंता थी कि चेन जियांग अराजक पर्वत को भड़काने के कारण अपनी जान गंवा सकता है। शांत होने के बाद उसने उत्सुकता से पूछा, आपके पास क्या सबूत है कि आप अराजक पर्वत से हैं? मैं तुम्हें याद रखूंगा। अभी से तुम अराजक पर्वत के दुश्मन बन गए हो। लिन यूशी ने चेन जियांग को गुस्से से देखा। उनका उदासीन और सुरुचिपूर्ण व्यवहार पूरी तरह से गायब हो गया था। लिन यूशी ने एक ऑर्डर बैज निकाला। ऑर्डर बैज ऐसा लग रहा था जैसे यह मेपल के पत्तों की तरह आग की लपटों से बना हो। वह सिर्फ धूसर रंग का था, उसमें से अव्यवस्थित धुंध की परत निकल रही थी। सबसे भयावह बात यह थी कि अराजक धुंध से जो गर्म हवा निकल रही थी वह वास्तव में एक प्रकार की ज्वाला थी। यह अराजकता की आग है, आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? लिन यूशी ने भय और अहंकार से भरे चेहरे के साथ अपने आसपास के लोगों को देखा। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, तो आप सिर्फ एक बदमाश हैं। मैंने सोचा था कि आप इतने शक्तिशाली थे कि दूसरों को अपनी प्रशंसा करने में सक्षम बना सकें। ये सच्चा कौशल है, अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने पीछे अराजक पर्वत पर भरोसा करना। दूसरों को केवल डर लगता है आपके पीछे अराजक पर्वत। यदि अराजक पर्वत नहीं है तो आप हमारी नज़र में कुछ भी नहीं हैं। जब सभी ने उसे अपनी चाल चलते देखा तो उन्होंने सोचा कि वह लिन यूशी पर हमला करने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि वह अभी भी अपनी मूल स्थिति पर खड़ा था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसके कदम उठाने के बाद अराजकता की आग उसके हाथ में दिखाई दी। हाँ, क्या मैं अब अराजक पर्वत के किसी व्यक्ति का प्रतिरूपण भी कर सकता हूँ? चेन जियांग ने अपने हाथ में अराजकता की आग को देखा, जोर से हंसा और उसे रिंग में फेंक दिया। हर कोई स्तब्ध था, उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे, जैसे कि वे किसी मूर्ति को देख रहे हों। किसी को नहीं पता था कि उसने इतनी दूर से लिन यूशी के हाथों से अराजकता की आग छीन ली थी, लेकिन किसी ने भी परवाह नहीं की कि उसने क्या किया। केवल इतना कि उसने अराजकता की आग को छीन लिया और यहाँ तक कि उसे स्टोरेज जादुई खजाने के अंदर भी रख दिया। हवा के माध्यम से वस्तुओं को उठाना एक छोटी सी तकनीक थी जिसे लॉन्ग जुएई ने अचानक चेन जियांग को प्रदान किया था। इसे एक प्रकार की स्थानिक तकनीक माना जा सकता है और इसे निष्पादित करने के लिए एक निश्चित मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसमें बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति की खपत हुई, लेकिन उसका लाभ बहुत बड़ा था। उसने अराजकता की आग प्राप्त की और सू मियाओ और बाई यूयू के मूल्यांकन के अनुसार ये खजाना है। क्या तुम पागल हो? डू कांगशेंग ने गहरी सांस ली, चेन जियांग की ओर देखा और उसे अराजकता की आग सौंपने का संकेत दिया। भले ही तुम मुझे मार डालो, तुम इसे नहीं सौंपोगे। चेन जियांग हल्के से हंसे, डू यान्याओ की ओर देखा और हंसे, यान्याओ चलो जल्दी से अंदर चलें। इसलिए चेन जियांग ने महसूस किया कि अगर वे अंदर गए तो ये सुरक्षित होगा। कम से कम लिन यूशी ब्रीज के साथ नहीं खेल पाएंगे। उन पुराने साथियों को वास्तव में चेहरे की परवाह थी और वे वास्तव में इस नीलामी को बहुत महत्व देते थे। अगर लिन यूशी अंदर ही अंदर परेशानी पैदा कर रही थी, खाने के लिए अच्छे फल तो होंगे ही नहीं। हालांकि डू यान्याओ ने सोचा कि चेन जियांग पागल हो गया है। उसने अपने दिल की गहराई से उसके कार्यों का समर्थन किया। उसने उत्सुकता से चेन जियांग की बांह पकड़ ली और उसे नीलामी घर में खींच लिया। आप स्पष्ट रूप से अराजक पर्वत को भड़का रहे हैं। लिन यूशी दहाड़ उठी। वह अब चेन जियांग से थोड़ा डर गया था, क्योंकि जिस तरह से चेन जियांग ने उसके साथ व्यवहार किया था उसे परिणामों की परवाह नहीं थी। यदि डू कांगशेंग ने उसे नहीं रोका होता तो चेन जियांग पहले से ही अपनी जान जोखिम में डालकर संघर्ष कर रहा होता। डू कांगशेंग ने एक लंबी आह भरी। वह वास्तव में चिंतित था कि चेन जियांग उसका दामाद बन जाएगा और उसके जैसा दामाद होना अच्छी बात नहीं थी। हालांकि उन्होंने चेन जियांग के तरीकों की बहुत सराहना की, लेकिन ऐसा करने से वह केवल अराजक पर्वत की दुश्मनी को बढ़ावा देंगे और परिणाम गंभीर होंगे। उसके पास पहले से ही एक आयामी दरवाजा खोलने और नश्वर क्षेत्र में लौटने के लिए पर्याप्त ताकत थी। भले ही अराजक पर्वत किसी को नश्वर क्षेत्र में भेजना चाहता हो, वह अधिक से अधिक एक मार्शल कलाकार होगा जिसने निर्वाण चरण के 8 कष्टों को सहन किया हो। हालांकि नश्वर क्षेत्र के अंदर ये चेन जियांग के जीवन के लिए कोई खतरा नहीं होगा। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि पवित्र डैंग क्षेत्र के भीतर कई पुराने कमीने थे, तो कोई भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि चेन जियांग ने अराजक पर्वत के लोगों को उकसाया था।
यदि वे बूढ़े कमीने नहीं होते तो ये बहुत संभव था कि चेन जियांग ने जो किया उसके कारण अराजक पर्वत के लोग पूरी नीलामी को नष्ट कर देते। डू यान्याओ पवित्र डैन शहर के सिटी लॉर्ड थे। चेन जियांग इस समय उसके साथ एक आरामदायक कुर्सी पर बैठी थी। एक विशेष पारदर्शी दीवार के माध्यम से उन्होंने नीचे बैठे लोगों के बड़े समूह को देखा। जो लोग नीलामी घर में प्रवेश करने में सक्षम थे वे सभी अमीर और शक्तिशाली लोग थे। भले ही वे वीआईपी बॉक्स में न हों, फिर भी वे नीलामी के आधिकारिक तौर पर शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे कुछ अमर लोगों को भीड़ में शामिल होते हुए देख पाएंगे। चेन जियांग ने चारों ओर देखा, लेकिन उन सीटों पर लिन यूशी को नहीं देखा। इसका मतलब ये भी था कि लिन यूशी के पास भी एक वीआईपी बॉक्स था, और आमतौर पर केवल जब वह कुछ बेहद कीमती चीजें बेचता था तो उसे इस तरह का उपचार मिलता था। वह कैश फायर टोकन अद्भुत है। अंदर की लपटें अराजकता की पौराणिक आग होनी चाहिए। इस तरह की आग वास्तव में संरक्षित है, ये वास्तव में अविश्वसनीय है। सू मियाओ ने कहा, यह वह समय है जब आग की लपटें अपनी सबसे प्रारंभिक अवस्था में होती हैं। हालांकि यह धुंधली दिखती है, अगर अराजकता की इन आग को आग से शुद्ध किया जाता है तो वे निश्चित रूप से बहुत मजबूत होंगी। अराजकता की यह आग कितनी शक्तिशाली है? पूछा गया। लिन यूशी द्वारा छोड़ी गई अजीब गर्मी के बारे में सोचकर वह स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था कि लिन यूशी में इस तरह की लौ थी। यह आदिम अराजकता युग की एक ज्वाला है। ये बिल्कुल गंदी, क्रूर और नियंत्रित करना कठिन है। लिन यूशी ने जिस लॉ का उपयोग किया उसे अराजकता की इस आग को परिष्कृत करना चाहिए था, यदि नहीं तो इसे नियंत्रित करना कठिन होगा। सू मियाओ ने कहा, यह प्रभावशाली है, लेकिन लिन यूशी जो उपयोग कर रही है वह वास्तविक अराजकता की आग नहीं है। अराजकता की वास्तविक आग को नियंत्रित करना मुश्किल होना चाहिए। बाई यू ने कहा, संक्षेप में, इस कैश फायर टोकन के अंदर की लपटें बहुत मजबूत हैं। भविष्य में जब आप प्राइमल कैश लपटों का उपयोग करते हुए उनमें से कुछ का सामना करते हैं, या यदि आप पर हमला करने के लिए कुछ अन्य शक्तिशाली लपटों का उपयोग करते हैं, तो एक कैश फायर टोकन होगा उन लपटों को पूरी तरह से रोकने में सक्षम। चेन जियांग हंसे, इस तरह मैं अराजक पर्वत के लोगों को दबा सकता हूँ। कैश फायर टोकन अच्छी चीजें थीं, लेकिन वे बहुत खतरनाक भी थीं, क्योंकि वे ऐसी चीजें थीं जिन्हें चेन जियांग ने लिन यूशी के हाथों से छीन लिया था। यदि अराजक पर्वत के लोगों को पता चल गया तो वह गहरे संकट में पड़ जाएगा। चेन जियांग, एक बार सेक्रेट डैन मीटिंग खत्म हो जाने के बाद क्या आप सेक्रेट डैन दायरे को छोड़ने जा रहे हैं? डू यान्याओ ने निराशा से पूछा। मैं अभी भी नहीं जानता। अगर दूसरों ने मेरा पीछा नहीं किया तो सेक्रेट डैन मीटिंग समाप्त होने के बाद मैं कुछ समय के लिए बंद हो जाऊंगा। मजबूत होने के बाद मैं नश्वर लोक में वापस आ जाऊंगा। यह मुझे खरीद लेगा बहुत समय। चेन जियांग ने पहले ही अराजक पर्वत से किसी को नाराज कर दिया था। उसे लगा कि वह अंत तक अधिक से अधिक पकड़ बना सकता है। आप और लिन यूशी द्वंद्व युद्ध कर सकते हैं, लेकिन आप अराजक पर्वत के निवासी नहीं हैं। एक बार जब आप कैश फायर टोकन प्राप्त कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से कैश माउंटेन द्वारा वापस बुलाया जाएगा। डू यान्याओ ने आह भरी। उसके मुंह में कुछ ऐसा नहीं था जिसे चेन जियांग उगल सके। क्या कैश फायर टोकन अराजक पर्वत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? चेन जियांग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और पूछा। हाँ, यह अराजक पर्वत में कोई सम्मानित पहचान वाला व्यक्ति नहीं है, उनके पास ये चीज़ नहीं है। यह अराजक पर्वत में एक पवित्र वस्तु के बराबर है। अराजक पर्वत में इनमें से बहुत सारे नहीं हैं, इसलिए लिन यूशी निश्चित रूप से वहां उसका बहुत ऊंचा स्थान है। डू यान्याओ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, किसे परवाह है? किसने इस बेवकूफ़ को इतना हाई प्रोफाइल बताया? उसने मुझे भाग्यशाली होने दिया। अगर ऐसा मामला है तो यह व्यक्ति निश्चित रूप से कैओटिक माउंटेन को तुरंत ये बताने की हिम्मत नहीं करेगा कि पवित्र कलाकृति को खोने के लिए उसे निश्चित रूप से दोषी ठहराया जाएगा। चेन जियांग हंसे। नीलामी शुरू हो चुकी थी और नीलामीकर्ता एक कुलीन और प्रतिष्ठित खूबसूरत महिला थी। उनका आचरण सुरुचिपूर्ण था और उनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी जिससे लोग प्रसन्न होकर देखते थे। क्या यह महिला ज़िलैन अमर परी नहीं है, यान ज़िलान? हालांकि वह मरी नहीं। उसने अपनी आत्मा को सुरक्षित रखा और अंत में अपनी आत्मा के माध्यम से वह 10,000 वर्षों तक खेती करने, अपने भौतिक शरीर का पुनर्निर्माण करने में सक्षम रही, और फिर किसी अजीब कारण से टूट जाओ और अमर बन जाओ। जैसा कि डू यान्याओ ने कहा, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और ये देखा जा सकता था कि वह यान ज़िलान का बहुत सम्मान करती थी। जैसे ही यान ज़िलान प्रकट हुए, पूरा स्थल बेहद शांत हो गया। जब तक वह कोई अंधा आदमी नहीं था, वे असाधारण आकर्षण वाली इस खूबसूरत महिला पर अपनी निगाहें केंद्रित करते थे। इन कुछ दिनों के दौरान हर कोई स्थानिक दरार को लगातार सील कर रहा है। मेरा मानना है कि यह इस नीलामी में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भाग लेने के लिए है। उस स्थिति में ये नीलामी सभी को निराश नहीं करेगी। यान ज़िलान के चेहरे पर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान थी, उसकी आवाज़ सुरीली थी और उसकी हर हरकत से वह एक अत्यंत मनमोहक आकर्षण प्रकट करती थी। मुझे लगता है कि ज़िलान अमर परी की सुंदरता को देखने के लिए और भी अधिक लोग यहाँ हैं।
एक आवाज आई जिससे डू यान्याओ कराहने लगी, क्योंकि आवाज बिल्कुल उसके पिता डू कांगशेंग की ओर से आ रही थी। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पिता वास्तव में एक प्रेमी हैं। कौन नहीं जानता कि वह इतने सालों से जिलान अमरपरी का पीछा कर रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि वह सफल नहीं हुआ। डू यान्याओ ने खर्राटा लिया। यान जिलान के पास वास्तव में एक अजीब परिपक्व आकर्षण था जो कई महिलाओं के पास नहीं था। वह नेक और गरिमा में स्वभाव, उसकी मधुर और दयालु मुस्कान के साथ एक आदमी के दिल को मोहित करने में सक्षम थे। यान जिलान ने हल्के से हंसते हुए कहा, आइए इस साल की नीलामी की पहली नीलामी वस्तु शुरू करें। यह एक अमर जानवर का अंडा है, व्हाइट फ्लेम स्काई वुल्फ। अगर यह अंडे से निकलता है तो यह एक नर छोटे व्हाइट फ्लेम स्काई वुल्फ को जन्म देगा, परंतु उस समय तुम जो देखोगे वह मनुष्य के रूप में एक युवक होगा। जब वह बोल रही थी, कोई आधा आदमी लंबा शुद्ध सफेद अंडा ऊपर ले गया। चेन जियांग हक्का बक्का रह गया। यह एक अमर जानवर का अंडा था, वास्तव में कोई इसे बेच रहा था। अब उसे पता चला कि उन जैसे लोगों को ऐसी नीलामी में प्रतिस्पर्धा करने की छूट क्यों नहीं थी। वे इस तरह की चीज के लिए शुरुआती कीमत भी वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। इसमें आश्चर्यचकित होने वाली क्या बात है? क्या आपने पहले ही छोटी सफेद ड्रैगन लड़की को नहीं देखा था? ऐसा कहा जाता है कि ये अमर पशु अंडे सीधे उनके शरीर से पैदा नहीं हुए थे। जब तक वे मानव रूप में हैं, अधिकांश राक्षस जानवर प्रजनन करते समय मुट्ठी के आकार के बारे में एक पशु आत्मा पैदा करेंगे। फिर वे इस पशु आत्मा के आधार पर खेती करेंगे और एक विशाल अंडा बनाएंगे जिसमें बहुत लंबा समय लगेगा। उद्धरण चिन्ह, लॉन्ग जुई एक अजगर थी और उसका जन्म अन्य राक्षस जानवरों से अलग था, लेकिन वे सभी प्रकृति में समान थे। शुरुआती कीमत 2 बिलियन स्पार है। यदि आप अमर जानवर को पालने में रुचि रखते हैं तो यह मौका न चूकें। अमर जानवर के बच्चे इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। यान जिलान की आवाज़ सुनने में सुखद थी। वह हल्के से हंसी और कहा, ईमानदारी से कहूं तो यह अमर जानवर शावक एक छोटी लड़की द्वारा संयोग से प्राप्त किया गया था। मुझे आशा है कि हर कोई कृपया मेरा सम्मान करेगा। अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, यह महिला वास्तव में लोकप्रिय है। उसके शब्दों के आधार पर कई पुरुष जो उसका पीछा करना चाहते हैं निश्चित रूप से उसके सिर के लिए लड़ेंगे। पिता भी निश्चित रूप से शामिल होंगे। जैसे ही डू यान्याओ ने बोलना समाप्त किया, डू कांगशेंग जो दूसरे कमरे में था चिल्लाया, 3 अरब। चेन जियांग को अचानक कुछ संदेह हुआ। सू मियाओ और बाई यूयू जैसी शक्तिशाली महिलाओं के लिए उनके इतने सारे दुश्मन क्यों होंगे? 4 अरब, 6 अरब, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बोली वृद्धि पागल हो रही थी। हालांकि पवित्र दान क्षेत्र स्वर्ग क्षेत्र की तरह एक उच्च स्तरीय दुनिया थी, फिर भी वहां कई स्पाराइड नसें थीं। निचले स्तर के योद्धाओं के पास बहुत अधिक संख्या थी, इसलिए स्पास का उपयोग भी उतना ही बड़ा था।